अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अस्करी क़यादत के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। फौजी क़यादत को खित्ते की सिक्योरिटी और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, यकीनी तौर पर अहम ये दौरा है, क्या मजीद बताना है ISPR का? जी बिल्कुल, इस वक्त जो गैर मामूली हालात हैं उसमें ये दौरा भी गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ISPR की जानिब से बताया गया कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ और सर्विस चीफ ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया है, जहां पर DG ISI लेफ्टिनेंट फैज हमीद ने तमाम जो अस्करी क़यादत थी उनका आमद पर इस्तकबाल किया और इलाकाई सलामती के अमूर पर एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया था वहाँ पर, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल और कश्मीर की सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। तमाम जो अस्करी कायदीन थी उन्होंने कौमी सलामती के लिए ISI के अंदर को शुक्रिया और पेशेवराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। इस ब्रीफिंग के अंदर चूँकि अफगानिस्तान का मामला है और भारत की जो चीरादस्ती हैं जो कश्मीरियों के साथ मुजाहिम उठाए जा रहे हैं, उसके ऊपर जो ये तमाम सूरत हाल का तफसील से जायजा लिया गया है और जो ISI की पेशेवराना अमूर हैं और जो तैयारियां उसके ऊपर अस्करी क़यादत ने इत्मीनान का इजहार किया है। ठीक है, गैर मामूली हालात हैं और ऐसे में ये गैर मामूली दौरा करार दिए जा रहे हैं। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया उस्मान। और लद्दाख में चीनी फौज से झड़प में भारतीय कर्नल समेत 3 फौजी हलाक हो गए। चीनी दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने पीर को 2 बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। चीनी फौजियों को इश्तियाल दिलाया, जिस पर दोनों फौजों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। भारत लंबे अरसे से चीनी सरहद के करीब गैर कानूनी शाहराह तामीर करने की कोशिश में है। चीन कई बार भारत को तंबीह कर चुका है, लेकिन भारतीय हठधर्मी की वजह से झड़पों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। लद्दाख में चीन से उलझना भारत को महंगा पड़ गया। वादी गुलवान में चीनी फौज से झड़प में कर्नल समेत 3 भारतीय फौजी हलाक हो गए। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि भारतीय फौजियों ने पीर को 2 बार सरहद पार की। उन्होंने चीनी फौजियों को इश्तियाल दिलाया, उन पर हमले किए, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान जबरदस्त झड़प हुई। चीनी दफ्तर खारजा ने तवक्को जाहिर की है कि उम्मीद है भारत कशीदगी में इजाफे से बचेगा। चीन और भारत के दरमियान तकरीबन 1.5 माह से सरहदी झड़पें जारी हैं। दोनों जानिब से आला सतह पर फौजी राबतों के बावजूद कशीदगी में कमी नहीं आ सकी है। भारत तवील अरसे से चीनी सरहद के करीब गैर कानूनी तौर पर शाहराह तामीर करने की कोशिशों में है। चीन सिक्योरिटी खदशात के सबब भारत को कई बार मुतनब्बे कर चुका है, लेकिन मोदी सरकार अपनी हठधर्मी पर कायम है, जिसके सबब सरहदी झड़पों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कशीदा सूरत हाल के बाद भारत और चीन के फौजी हुकाम के दरमियान सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार हारिस नवाज ने कौम को खबरदार कर दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, मुसल्लह अफवाज तैयार है, कौम भी तैयार रहे। भारत लद्दाख में चीन के हाथों अपनी खिफ़त मिटाने के लिए फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। उन्होंने कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद लाने का मुतालबा करते हुए कहा कि भारत को वार्निंग दी जाए कि अगर कोई शरंगेजी की तो 27 फरवरी से ज़्यादा बुरा हाल किया जाएगा। भारत इस वक्त जंगी जनून में है। इन्होंने पहले कश्मीर में 370 रिवोक किया, अपनी यूनियन में डाला, फिर जाके लद्दाख को कर लिया और ये नहीं रियलाइज किया कि चाइना बहुत बड़ा मुल्क है। अब सिचुएशन वही है कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ और कंबल मुझे नहीं छोड़ता, क्योंकि चाइनीज वहाँ पर आके बैठ गए हैं। उन्होंने मार के ठुड्डे मार के पहले भी भगा दिया था। अब उन्होंने यहाँ तक किया कि इनके कर्नल को और 2 फौजियों को पत्थर और ठुड्डे और थप्पड़ मार के मार, क्योंकि अवाम में अब इनका मुँह काला हो रहा है, दुनिया में मुँह काला हो रहा है, भारतीय फौज की खिफत हो रही है, मुँह काला हो रहा है। अब वो कोई ना कोई फ्लैग ऑपरेशन के लिए बैठे होंगे, वो बहाना लगाएंगे, अपने अवाम के टेंशन डाइवर्ट करेंगे। इसलिए हमें अब हर वक्त तैयार रहना है। हमारी मुसल्लह फौज 24 घंटे तैयार है। मैं पार्लियामेंट में कुछ सेशन में जरूर कोई रेजोल्यूशन लाना चाहिए बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म का, और उसमें इंडिया को वार्न किया जाए कि अगर आपने कोई फ्लैग ऑपरेशन किया या हमारी सदरों की तरफ गंदी नजर से देखा तो हम इनका जवाब पत्थर से देंगे और फिर वो हाल करेंगे जो 27 फरवरी से पहले ज्यादा हम करेंगे। और इसी अहम मामले पर अहम डेवलपमेंट सामने आई है। चीन ने लद्दाख में भारत को नाको चने चबवा दिए हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक चीन से लड़ाई में 34 भारतीय फौजी भी लापता हैं। खदशा है कि 34 फौजी मारे गए हैं या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो अहम ये मामला है, चीन ने लद्दाख में भारत को नाको चने चबा दिए हैं। आलमी मीडिया ऐसा रिपोर्ट कर रहा है कि चीन से लड़ाई में 34 भारतीय फौजी या तो लापता हैं या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे कबल हमने आपको अपडेट किया कि चीनी फौज से झड़प में भारतीय कर्नल समेत 3 फौजी हलाक हो गए थे। अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि चीन ने लद्दाख में भारत को नाको चने चबवाए हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक चीन से लड़ाई में 34 भारतीय फौजी भी लापता हो चुके हैं, जबकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि या तो 34 फौजी मारे गए हैं या उन्हें चीन की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से आपको बताएं, जहां पर इस बैठक में पेट्रोलियम बहरान पर गर्मा गर्मी हुई। मुआवने खुसूसी नदीम बाबर ने मलबा ऑयल कंपनियों और पेट्रोल पंप्स की जानिब से की गई ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर डाल दिया। शाह महमूद कुरैशी और शिबली फराज वजारत पेट्रोलियम पर फट पड़े। वज़ीर आज़म ने बहरान पर अलग इजलास बुलाकर पेट्रोल की मसनूई किल्लत नाकाबिल कबूल करार दे दी। इजलास के अंदर की कहानी इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की ज़बानी। मुल्क भर में पेट्रोल नायाब क्यों, वफाकी काबीना में सवाल उठा दिया गया। अरकान ने वजारत पेट्रोलियम को निशाने पर रख लिया। वजीर आजम ने भी दो टोक कह दिया, पेट्रोल की मसनूई किल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने कहा, मसला 3 रोज में हल करने का दावा किया गया तो फिर जरूरी इकदामात क्यों न हुए। मुआवने खुसूसी नदीम बाबर ने कहा, पेट्रोल तो पंप्स वालों ने जखीरा कर लिया। इस पर शाह महमूद कुरैशी सख्त बरहम, बोले जखीरा अंदोजी नई बात नहीं, पहले भी होती है। वजारत पेट्रोलियम बहरान की जिम्मेदारी कबूल करे। वजीर इत्तलात शिबली फराज का भी जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई पर जोर। पेट्रोल बहरान पर अलग इजलास में वजीर आजम को पेशरफ रिपोर्ट पेश। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब और मामले खुसूसी नदीम बाबर ने ब्रीफिंग में कहा, कई कंपनियों ने पेट्रोल जखीरा किया हुआ था। छापामार टीमों ने कई छापे मारे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में पेट्रोल अब दस्तयाब है। वजीर आजम ने आवाम को रिलीफ देने और तमाम हकायक से आगाह रखने की हिदायत भी कर दी। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पेट्रोल ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी नोटिस लिया है। समा से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने माफियाज के खिलाफ एक्शन का अज़्म कर रखा है। मामलात सीधे होने में कुछ वक्त लगेगा। जिनके मुंह को खून लगा हुआ हो, जिनकी आदतें बिगड़ी हुई हों, तो वो आसानी से तो नहीं जाती। जमीनी हकायक उसके बरक्स हैं। हम इस चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उन लोगों को जो इसके जिम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाना चाहिए। और वजीर आजम खुद समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया था और इस पूरे खित्ते में, हिंदुस्तान के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में और दीगर ममालिक के मुकाबले में हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सस्ता किया। किस लिए किया? आवाम के लिए किया। और अगर वो ऐसा नहीं हो रहा तो फिर कोई तो जिम्मेदार है। वजीर आजम ने इसका नोटिस लिया है। बैरून मुल्क फंसे हजारों पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी के मुतालबे पर वजीर आजम इमरान खान ने बैन अल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बंदिश से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुलाजमतों से महरूम हो चुके हैं। काबीना परवाज़ों की बंदिश के फैसले पर नजरसानी करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे दिल के करीब हैं, मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत पाकिस्तान हम वतन बहन भाइयों की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज रात कराची पहुँच रहे हैं। उनकी क्या मसरूफियात होंगी, जान लेते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी फैसल खान से। फैसल, बताइएगा। देखिए रमीज, आज रात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है कराची पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस में जो है फिर वो सुबह से मुलाकातों का सिलसिला होगा, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकामी क़यादत है, उसमें MPA शामिल है, उनसे मुलाकात मुतवक्किल है। इसके साथ साथ ताजिर बरादरी से मुलाकात है और इत्तेहादी जमात के जो सियासी रहनुमा हैं उनसे भी मुलाकात की जाएगी। इसके साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कोरोना के हवाले से स्पेशली कराची की जो सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी और उसके बाद वो फिर लाड़काना के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर एहसास प्रोग्राम जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उसकी ब्रीफिंग भी उनको दी जाएगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया फैसल। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दौरा कराची पहला नहीं है। शहर के मसाइल पर वज़ीर आज़म और वफाकी वुज़रा पहले भी अवाम से कई वादे करके जाते रहे हैं। अवाम को वज़ीर आज़म के इस दौरे से क्या उम्मीदें हैं, जान लेते हैं सलमान अहमद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कराची, एक तरफ कोरोना वायरस तो दूसरी तरफ शहर के बेपनाह मसाइल ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है।
शहरियों को विफाकी हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। अभी तक तो सिर्फ गवर्नमेंट कोरोना कर रही है। कराची के मसाइल बेतहाशा मसाइल है, पानी का मसला, बिजली का मसला, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है यहाँ पे। और कोरोना के बाद से तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आप सोच नहीं सकते। ना वफाकी कर रही है, ना सूबाई कर रही है, कुछ नहीं हो रहा है, किसी के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हो रहा है अपनी मदद आपके तहत हो रहा है। उम्मीद तो अल्लाह में, उम्मीद अल्लाह में, हम किसी में उम्मीद नहीं करते। गरीब आदमी को ये कोरोना ने मार दिया है, हमारी तो कमर तोड़ दी है उस कोरोना ने। शहरियों का मुतालबा है कि सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं बल्कि अमली इक़दामात किए जाएं ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन एरिक पेरेरा के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें, भारतीय फोर्सेस की जानिब से फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है। ISPR के मुताबिक LOC पर भारतीय फोर्सेस ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। बिला इख्तियार फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो चुका है। अहम खबर है, भारतीय फोर्सेस की जानिब से एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है। ISPR के मुताबिक LOC पर भारतीय फोर्सेस ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की संगीन खिलाफ वर्जी की गई है और भारतीय फोर्सेस ने LOC पर सिविल आबादी को जो है वो निशाना बनाया है। ISPR की जानिब से बताया गया कि भारतीय फोर्सेस की जानिब से बागसर सेक्टर पर जो है वो गोलाबारी की गई है और बिला इख्तियार फायरिंग से माटी का गांव है जहां पर शदीद गोलाबारी की गई है और वहां के एक रिहायशी बाबर हुसैन जो है भारतीय फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी हो गए हैं, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है और भारत की जानिब से ये एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी जो है वो देखने को आई। अपडेट से शुक्रिया उस्मान। कराची से खबर, जहां पर सेलेक्टेड लॉकडाउन की तैयारी शुरू कर दी गई। DHO वेस्ट ने डिप्टी कमिश्नर्स को मुतादिद इलाके सील करने के लिए खत लिख दिया है। संजय सादवानी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की वबा ने बड़े शहर को भी बड़ी परेशानी में डाल दिया। कराची के 6 में से एक भी जिला महफूज नहीं रहा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी सिलेक्टेड लॉकडाउन की तैयारियां शुरू कर दी गईं। DHO वेस्ट ने डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया। गुलशन मेमार और खुदा की बस्ती में लॉकडाउन करने की सिफारिश कर दी। सुरजानी टाउन के मुतादिद सेक्टर्स भी बंद करने की तजवीज दी गई है। सईदाबाद, मस्जिद रोड और उमर खान रोड भी हॉट स्पॉट करार दे दिए गए हैं। इसी तरह UC 4 मेट्रोवेल का पूरा इलाका सील करने की दरख्वास्त की गई है। नेविल कॉलोनी, आफरीदी कॉलोनी, महाजिर कैंप, इस्लामिया और सुबहानिया मोहल्ले के अलावा क्रिश्चियन कॉलोनी और अलीगढ़ कॉलोनी में भी लॉकडाउन किया जाएगा। कराची में अब तक कोरोना के 41,433 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जिला ईस्ट 11,276 केसेस के साथ सरफहरिस्त है। जुनूबी जिला में 9,756 और 7,697 केसेस के साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तीसरे नंबर पर है। जिला मलीर में 4,716, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 4,111, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 3,877 केसेस सामने आ चुके हैं। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। बंद की जाने वाली गलियों में रुकावटें पहुंचा दी गई हैं। अहले इलाका से कहा गया है कि वो ज़रूरी अशिया ज़ख़ीरा कर लें। 14 दिन तक सिर्फ हंगामी सूरत हाल में ही आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। मेहमानों को आने की इजाजत होगी, ना ही किसी अजीज रिश्तेदार को। घर के अफराद घर में ही रहेंगे। सिर्फ अद्वियात लेने के लिए या किसी और हंगामी सूरत हाल में ही इजाजत लेकर बाहर जाना मुमकिन होगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए शहर के ज्यादा मुतासरा इलाकों को बंद करने का आगाज कर दिया गया। लोगों की आमदोरफ्त रोकने के लिए पुलिस एहलकार पहुँच चुके हैं। जिस भी जगह पे केसेस की तादाद ज्यादा, उनको हम इर्द गिर्द से वो सील ऑफ करके और उसमें हम इंश्योर करेंगे कि आमदोरफ्त ना हो। सील किए जाने वाले इलाकों के रहायशियों ने भी जरूरी अशिया का इंतजाम कर लिया है। बाद शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने इस काम में ताखीर की, जिसकी वजह से बीमारी फैली। तो काम पहले करना था वो इन्होंने किया नहीं है। जो अब ये कर रहे हैं ये अवाम की मुश्किलात है। जो मुश्किलात आई है ना पूरे मुल्क को, अल्लाह पाक अपनी रहमत से इसको दूर करे, दुआ गो हूँ। जिन इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन होगा इनमें दातागंज बख्श जोन के 14, अलामा इकबाल टाउन के 9, रावी टाउन के 5 इलाके शामिल हैं। इसके अलावा गुलबर्ग के 4, वाहगा जोन के 7, कैंट जोन के 4 इलाकों को सील किया जा रहा है। अजीज भट्टी जोन में 3, निश्तर जोन में 2 और समनाबाद में 3 इलाके सील होंगे। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 से एक दिन में 200 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जिला इंतजामिया ने कई अहम इलाकों को सील करने की तैयारी शुरू कर दी। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट देखिए।
بہت کہا تھا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے ورنہ خمیازہ کئی بے قصور بھی بھگتیں گے۔ کورونا گردی میں احتیاط نہ برتنے والوں کا اب ایک ہی علاج، لاک ڈاؤن۔ اسلام آباد انتظامیہ سیکٹر G9 کے بعد اب I8, I9 اور I10 بھی سیل کرنے کے لیے متحرک۔ سیکٹر I8 میں ایک ہی روز کے دوران کورونا کے 200 کیسز رپورٹ، I10 میں اب تک 400 کیسز منظر عام پر آ چکے ہیں۔ صورتحال تشویشناک، وبا کا تیز رفتار پھیلاؤ روکنے کے لیے متعلقہ حکام کی اہم بیٹھک میں اسمارٹ لاک ڈاؤن پر غور، حتمی فیصلہ اور عمل درآمد آئندہ 24 گھنٹے میں متوقع ہے۔ اور بلوچستان حکومت میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں مزید 15 دن کی توسیع کر دی ہے۔ اہم یہ خبر ہے، بلوچستان حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں مزید 15 دن کی توسیع کر دی۔ اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے شاہ حسین ترین سے۔ شاہ حسین بتائیے گا۔ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن بلوچستان میں جاری ہے یہ 9 مئی سے تقریباً جب رمضان المبارک میں خریداری کے لیے، عید کی خریداری کے لیے اس میں اسمارٹ لاک ڈاؤن شروع کیا گیا تھا، اس میں کئی مرتبہ اضافہ ہوا اور آخری مرتبہ جو تاریخ دی گئی تھی وہ 15 جون تھی اور کل یہ تاریخ گزر گئی تھی۔ آج اس میں توسیع کر دی گئی ہے 15 دن کے مزید۔ ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے محکمہ داخلہ بلوچستان کی جانب سے کہ 30 جون تک اب یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری رہے گی۔ اس میں تمام جو کاروباری مراکز اور مارکیٹیں ہیں وہ صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک یہ کھلے رہیں گے، جبکہ باقی جو مقامات ہیں، عوامی مقامات جیسے کہ تفریحی مقامات ہے یا پھر پبلک پارکس وغیرہ، یہ بند رہیں گے اور رش والے مقامات پر SOPs کو لازمی قرار دیا گیا، ماسک پہنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ کو لازم قرار دیا گیا۔ اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ شاہ حسین۔ اور سما نے معاملہ اٹھایا تو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو ہوش آ گیا۔ صوبے کے نجی اسپتالوں کے ریٹس غیر معینہ مدت تک فکس کر دیے گئے۔ پلازما کی خرید و فروخت روکنے کے لیے بھی ٹیمیں بنا دی گئی ہیں۔ لاہور سے دانیال عمر کی رپورٹ۔ نجی اسپتالوں کی منمانیاں، مختلف سروسز پر لاکھوں روپے کی وصولی، سما نے نشاندہی کی تو حکومت نے نوٹس لے لیا۔ مریضوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کا گھناؤنا کھیل اب نہیں ہوگا۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے فارمولا بنا دیا۔ فروری 2020 میں جس سروس کا جو ریٹ تھا اب وہی رہے گا اور وہ بھی غیر معینہ مدت تک۔ تمام نجی اسپتال ریٹس آویزاں کرنے کے پابند ہوں گے۔ HDU، ICU اور ایکٹیمرا انجیکشن کے ریٹ اسپتال کے ساتھ ویب سائٹ پر بھی جاری کرنا ہوگا۔ دوسری طرف پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی نے پلازما کی فروخت میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ پلازما فروخت کرنے والوں کے خلاف ویجیلنس ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ پنجاب میں پلازما سے کورونا مریضوں کے علاج کو 3 ماہ تک لٹکائے رکھنے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ لاہور کے ماہر امراض خون ڈاکٹر فاطمہ خانم نے سما کے نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ کو انٹرویو میں بتایا کہ مارچ کے آخر میں ماہرین کی دی گئی تجویز حکومت نے 3 ماہ تک نہ مانی۔ FTA نے جب یہ 23 مارچ کو اسٹڈی اپروو کی تو انہوں نے اپنا کیٹیگوریکلی ایک گروپ ڈیفائن کیا جو ہمارے سک کلاس ہے، اس میں آپ نے یہ پلازما دینا ہے۔ مارچ کے لاسٹ ویک میں ہم نے یہ پروجیکٹ پرپوز کیا تھا۔ میٹنگ ہوئی تھی سیکریٹریٹ میں، وہاں پہ یہ پروجیکٹ پرپوز کیا گیا تھا اور وہ ود آل دا اپرووڈ گائیڈ لائنز اور SOPs کے ساتھ پروجیکٹ پرپوز کیا گیا تھا۔ کراچی سے آ کے طاہر شمسی صاحب ادھر لاہور میں بتا رہے اور آپ لاہور میں بیٹھی ہیں اور اسپیشلسٹ ہیں، یعنی آپ گھر کی مرغی دال برابر۔ ایسے یہ جی چلیں چھوڑیں، وہ اپریل کے 2nd ویک میں یا 3rd ویک میں الیکشن سٹارٹ ہو جاتی۔ اس وقت ہمارے پاس ایمپل پلازما ہونا تھا ان لوگوں کو سیو کرنے کے لیے۔ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے ذہن میں ہو کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم۔ میری وش تھی، کوشش بھی تھی اور ہم نے کی بھی بہت زیادہ کہ ہم گورنمنٹ پلیٹ فارم پہ سے کسی طرح فلوٹ کر دیں اور رائٹ ٹائم پہ۔ وہ رائٹ ٹائم تھا آپ کا اپریل، لیکن نہیں، ہم اس میں شاید میں اتنا سکسیزفل نہیں ہو سکی۔ پرپوز کیا تھا جس میں فزیشین بھی تھے، IT اسپیشلسٹ بھی تھے، ITU اسپیشلسٹ یا ICU اسپیشلسٹ بھی تھے، کلینکل ہیمٹالوجی میں دیکھ رہی تھی، تو وہ ایک پورا گروپ تھا جس نے وہ پروجیکٹ پرپوز کیا تھا۔ بھارت کے سلامتی کونسل رکن بننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وزیر خارجہ کے بیان پر نون لیگ نے وضاحت مانگ لی۔ خواجہ آصف کے سوال پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ حکومتی وزیر مراد سعید نے الٹا سوال جڑ دیا کہ کون نواسی کی شادی پر مودی کو بلاتا تھا؟ کیا کچھ ہوا اس موقع پر؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جہاں تک سلامتی کونسل کا تعلق ہے ہندوستان کا، اس میں صرف میں ایک فکرہ ایڈ کروں گا کہ کہیں انہوں نے یہ تو نہیں سمجھ لیا کہ کشمیر تو ہم نے دے دیا ہے ہندوستان کو، اب وہ سلامتی کونسل کا پرماننٹ ممبر بن بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ سوچنا کہیں ڈیولپ ہوگی۔ نون لیگی رہنما خواجہ آصف کا چبھتا ہوا یہ سوال، ساتھ ہی اسرائیل سے تعلقات پر بھی وضاحت مانگ لی۔ حکومتی وزیر مراد سعید نے پہلے تو بھرپور مذمت کی۔ یہاں پہ جو کچھ کہا گیا
न सिर्फ वो झूठ पे मबनी बल्कि हम उन अल्फाज की भी मजम्मत करते हैं शदीद किस्म की। फिर जब वो तफसीली जवाब देने लगे तो हंगामा मच गया। ओपोजिशन ने बड़ा शोर मचाया। तसल्ली रखें प्लीज, आप जो है वो अपनी अपनी जगह पे बैठे जी, देखें वो जवाब दे रहा है, उसको जवाब आप देने दें। आप अगर शोर करेंगे तो बात किधर से किधर निकल जाती है। आप 1 मिनट बैठ जाएं, आप किसी को, मैं हाउस चला रहा हूँ। इस दौरान डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भरपूर मुदाखलत की और इसराइल पर अपना मौक़िफ़ भी पेश कर दिया। हम सब का दिल जो है वो किबला अव्वल के साथ धड़कता है और पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि कभी भी इजराइल को मुल्क नहीं समझता, उसको एक काबिज समझता है। हमारे फ़लस्तीन की सरजमीन पर काबिज हैं वो। फिर मुराद सईद ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए नून लीग के सामने तल्ख सवाल रख दिए। अभी जिस किस्म की आवाजें आ रही है, मैं बात करूंगा कि कौन अपनी नवासी की शादी पे मोदी को बुलाता था, तो फिर ये कहेंगे कि ये जवाब दे रहा है। मैं अगर बात करूंगा कि सज्जन जंदाल को बगैर वीजा के किसने मरी आने की दावत दी, मैं उसके ऊपर बात करूंगा तो ये करेंगे कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ। मुराद सईद ने याद दिलाया कि नून लीग के लीडर इंडिया जाकर हुर्रियत रहनुमाओं के बजाय फनकारों से मुलाकातें करते थे और उनके वजीर खारजा अकामे पर बाहर नौकरी करते रहे और हमसे खारजा पॉलिसी पर सवाल करते हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत की सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनियत का मामला ज़ेर बहस नहीं। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से खबरों की भी कोई हकीकत नहीं है। फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। 2 रियासती नज़रिए के कल भी हिमायती थे, आज भी हैं। आप खुद भी वज़ीर खारजा रहे हैं और मैं इसकी वजाहत कर देता हूं कि फ़लस्तीन पर हमारी हुकूमत की वही मौक़िफ़ है जो आपका था जब आप वज़ीर खारजा थे। हमारा वही मौक़िफ़ है जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। कोई पाकिस्तान का जो तारीखी मौक़िफ़ था आज भी वही है, और वो क्या है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन के कल भी कायल थे, आज भी कायल हैं। हम कहते थे और कहते हैं कि हमें वो फ़लस्तीनी रियासत चाहिए जो 1967 के प्री 1967 बॉर्डर्स की हो, जिसमें कंटिग्विटी हो और जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स अल-शरीफ हो। ये हमारा पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है मुसलसल, आज भी वही मौक़िफ़ है। इसमें आपको कोई तशवीश, कोई अभाम की गुंजाइश नहीं है। और इसी कौमी असम्बली के इजलास के दौरान लीगी रुकन राना तनवीर के जादू टोने के लफ्ज़ के इस्तेमाल पर हुकूमती रुकन सीख पा हो गए। तो कौमी असम्बली का आज इजलास हुआ जिसमें गर्मा गर्मी देखी गई और इसी इजलास में लीगी रुकन राना तनवीर के जादू टोने के लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर हुकूमती रुकन सीख पा हो गए। इससे पहले हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ और वज़ीर खारजा के दरमियान भी कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और आज कौमी असम्बली इजलास के दौरान लीगी रुकन राना तनवीर के जादू टोने के अल्फाज इस्तेमाल करने पर हुकूमती अरकान सीख पा हो गए। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। सेहत, जिंदगी, मुआशी सूरत हाल इस वक्त खतरे में है और कोरोना के अलावा हमारा लोकस का मसला है। 25 इयर्स बाद लोकस का सबसे बड़ा हमला होता जा रहा है। सैलाब के एक्सपेक्टेशंस है, प्रेडिक्शंस है, ग्लोबल रिसेशन का और पाकिस्तान में डिप्रेशन का प्रेडिक्शन है। और जो हमारा ये 2020 का आपका बजट है, ये बजट तो इस वक्त का बजट नहीं है, ये पाकिस्तान का बजट नहीं हो सकता। This is a budget of some other country, from some other time and some other place. This cannot be a budget. ये उस मुल्क का बजट नहीं हो सकता जो कोरोना पैंडेमिक का मुकाबला कर रहे हो, जो लोकस का 25 साल बाद सबसे बड़ा हमला का मुकाबला कर रहा है, जहां इकोनॉमिक डिप्रेशन का खतरा है, जहां 70 मिलियन पाकिस्तानी को गुर्बत के लकीर के नीचे धकेले जा रहे हैं। इस वक्त के लिए
इस टाइम के लिए और हमारा मुल्क का ये बजट ही नहीं है। इस वक्त तक कोरोना वायरस की वजह से 149,000 पाकिस्तानी कोरोना वायरस के मरीज हो चुके हैं। अब तक कम से कम जो हमें अंदाजा है, पता है, टेस्ट का जो हमारा लिमिटेड कैपेसिटी है, 2,900 पाकिस्तानी फौत हो चुके हैं। 2,000 जो हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारा डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, 2,000 कोरोना वायरस के मरीज बन चुके हैं और 40 शहीद हो चुके हैं। आज तक क्या हुआ है? हुकूमत की तरफ से we've seen confusion, incompetence, negligence, no direction, no plan, no strategy, and this budget reflects all of this. Janabi Speaker, let's run through some of the untruths and plain lies told by this government and this Prime Minister. किसने कहा था कि कोरोना वायरस सिर्फ एक जुकाम है, एक फ्लू है? किसने कहा था, हर टेलीफोन कॉल पे चलाया था कि कोरोना वायरस जानलेवा नहीं है? कौन पहले लॉकडाउन के खिलाफ था, फिर लॉकडाउन के हक में था, फिर लॉकडाउन के खिलाफ था और आज तक कंफ्यूज्ड है? कौन कहता था कि गर्मियों में कोरोना वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा? किसने कहा था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस तो पैंडेमिक ही नहीं है? किसने कहा था जनाब स्पीकर कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से लोग फौत हो जाते हैं मगर हम गाड़ियों पे पाबंदी नहीं लगाते? किसने कहा था कि जो लोग अपने अवाम की जिंदगी, सेहत को बचाने के लिए कदम उठा रहे थे, अपने धरती को बचाने के लिए कदम उठा रहे थे, कि वो खौफ में फैसले ले रहे थे? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? How dare you blame the people of Pakistan? How dare you blame the people of Pakistan for your criminal negligence, for your failure to lead, for your incompetence? और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जाहिल है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के अवाम इनको दिखाएंगे, इलेक्शंस में बताएंगे। हम उम्मीद कर रहे थे जनाब स्पीकर, ये एक पैंडेमिक बजट होगा और जब पीटीआई ने हर वो फैसला का मुखालफत किया, हर वो कदम का मुखालफत किया जो इस वायरस के फैलाव को रोक सकते थे, they opposed every measure to slow the spread. They opposed every measure to control the number of cases. They opposed every measure that could have brought down the number of deaths, reduced our mortality rate, reduced the number of hospitalizations. The federal government just opposed. Not just the Sindh government, but the provincial governments, their own provincial governments. This is all a matter of record. और अब जब आपके ये फैसलों की वजह से आपने कोरोना वायरस को जबरदस्ती अब फैलाया है, आपके बजट में जब आप जानते हो कि ज्यादा मरीज होंगे, ज्यादा अमवात होंगे, ज्यादा केसेस होंगे, ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस होंगे, तो क्या तैयारी है? क्या हमने अपना बजट में, हमारा जो हेल्थ बजट है, क्या हमने इसको ड्रास्टिकली तारीखी तौर पे हेल्थ बजट में इजाफा किया है? नहीं। क्या हमने काफी पैसा अलग रखा है ताकि हम अपना सूबाई हुकूमतें को, उनके हेल्थ डिपार्टमेंट्स को कोरोना पैकेज दे सके ताकि वो इस वबा का मुकाबला कर सके? नहीं। Have we increased the salaries of doctors, nurses, आपके frontline workers? क्या आपने उनको रिस्क अलाउंस दिया है? नहीं। कितना खर्च हुआ है अब तक
कोरोना की अवेयरनेस फैलाने के लिए, और आपके बजट में आपने कितना पैसा रखा है कोरोना की अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि आपके अवाम को आप समझा सके कि वो कैसे अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके, कैसे अपने प्यारों के तहफ़्फ़ुज़ कर सके, कैसे इस नया हकीकत में जी सके, कैसे आपके SOPs पे अमल कर सके। आपका बजट ऐसा है कि कोरोना माजी में है, कोरोना का तो कोई खतरा ही नहीं है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क के अवाम के लिए जो खतरे हैं, इस मुल्क के लिए जो खतरे हैं, उनके बारे में वार्न करने की कोशिश किया है। जब इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारा वार्न करने की कोशिश किया कि ये हमारा अवाम के लिए खतरा है, हमारा मुल्क के लिए खतरा है, हमारा रियासत के लिए खतरा है, मगर कोई नहीं मानने को तैयार था। इसी हॉल में पिछले साल सदर जरदारी ने, अख्तर मैंगल साहब ने लोकस मामला को उठाया था, और फरवरी से हम इस कोरोना मसला को उठा रहे हैं। दहशतगर्दी पे हमारे अपने लोग शहीद हुए, हमारे क़यादत शहीद हो रहे, हमारे अवाम शहीद हुए। जब तक the streets of Pakistan did not run red with blood, जब तक APS का हमला नहीं हुआ, बच्चे शहीद नहीं हुए, कोई हमारे बात मानने को तैयार नहीं था। लोकस के बारे में सदर जरदारी साहब ने, अख्तर मैंगल साहब ने पिछले बजट सेशन में यहां खड़े होकर कहा था कि लोकस का खतरा है, तैयारी करो, एक्शन लो। हमने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जलसा में चीख के कह रहे थे कि लोकस का खतरा है, हमारा किसान का माशी कत्ल हो रहा है। आपकी तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए थे, नेशनल एक्शन प्लान बना लोकस के लिए, और जैसे आपने माशाल्लाह हमारा दहशतगर्दी पे नेशनल एक्शन प्लान पे अमल किया था, वैसे इस वक्त तक हमारा लोकस का नेशनल एक्शन प्लान पे अमल हो रहा था। वादा किया गया था कि ये तो 25 इयर्स बाद सबसे बड़ा हमला हो रहा है, हमारा ज़राअत के लिए, ज़राए मईशत के लिए, हमारा किसानों के लिए, हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए कोरोना के बाद ये सबसे बड़ा खतरा है। इसकी तैयारी के लिए क्या कर सकते? आपका वादा था कि मिड मई से शुरू हो जाएगा, आपने अपना डेट मिस किया, फिर आपने वादा किया जून 1 से शुरू हो जाएगा। आपने कहा था कि 6 प्लेन्स बलूचिस्तान और सिंध का बॉर्डर को संभालेंगे और 3 जहाज सिंध और पंजाब का बॉर्डर को संभालेंगे। आज तक सखर में 1 जहाज खड़ा है और पायलट तक नहीं है। किस चीज के इंतजार में हो? क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान के सारे फसल तबाह हो जाए, हमारा किसान का मुआशी कत्ल हो, हमारे को खाने को ना हो, फिर आप एक्शन लेंगे? हम फरवरी से कोरोना पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। WHO का एग्जाम्पल्स आपके सामने रख ले, चाइना हमारा सबसे करीबी दोस्त की जो तजवीज थे वो आपके सामने रख ले, नहीं मान रहे। अब आप हमें बताएं, आपका जो सिलेक्शन है इसका कीमत इंसानी जानों में, हमारा मईशत को नुकसान जो पहुंचाया जाएगा, हमारा फेडरेशन को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हम इस नुकसान का जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? Janab Speaker, the Pakistan People's Party has been clear from day one of the coronavirus, and the government has been confused from day one. As soon as this virus hit our shores, हमने political unity का मुतालबा किया, आपके साथ काम करने का ऑफर किया, हमने वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त किया कि फाइनेंशियल स्पेस की बंदोबस्त करे, हमें फाइनेंशियल्स की ज़रूरत होगा,
मेडिकल लड़ाई लड़ने के लिए, कोविड का मुकाबला करने के लिए और हमारा मईशत को संभालने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया कि WHO का गाइडलाइंस फॉलो करो ताकि हम अपने अवाम की जिंदगी बचा सके। हमने कभी नहीं कहा कि आपको हमेशा के लिए पूरा पाकिस्तान को बंद रखना पड़ेगा। हमने WHO के रिकमेंडेशंस के मुताबिक लॉकडाउन का रिक्वेस्ट किया था ताकि हम इस वायरस के फैलाव को, जिस तेजी से वो फैल रहा था, उसको रोक सकते, अपना कैपेसिटी बिल्ड कर सकते, अपना टेस्टिंग कैपेसिटी को जंगी बुनियादों पे अपने लॉकडाउन के दौरान बिल्ड करते ताकि हम हर केस को टेस्ट कर सके, हर केस को ट्रेस कर सके और हर केस को आइसोलेट कर सके। हमने अपना हेल्थ केयर कैपेसिटी का इजाफा में काम करना था। वैसे ही हमारा हेल्थ केयर कैपेसिटी एक कंट्रोल्ड, कंटेन्ड कोरोना वायरस स्प्रेड से हमारा हेल्थ केयर कैपेसिटी ओवरवेल्म हो रहा था। हम डॉक्टर्स की बात सुन रहे थे, नर्सेस की बात सुन रहे थे, जो अपने जान को खतरा में डाल के मुझे और आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे। हम एक्सपर्ट्स को, साइंटिस्ट को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तजवीज को सुन रहे थे और हमारा वजीर आजम साहब बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और अपने ATMs की बात सुन रहा था। We begged, we pleaded कि जब अगर आपने लॉकडाउन को खत्म भी करना है तो इसको फेजेस में करें, इसको लिंक करें हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी के साथ, इसको लिंक करें हमारा हॉस्पिटल कैपेसिटी के साथ। वो भी बात नहीं माना गया। जो रमजान और ईद का टाइम था, हमें पता था कि वायरस की फैलाव के लिए ये बहुत खतरनाक वक्त है। इस वक्त तक अगर हम कंटेन कर सकते हैं, जितना भी हम कंटेन कर सकते हैं, उतना ही फायदा होगा। अगर हम बड़े कांग्रेगेशंस को लिमिट कर सकते थे, अगर हम लॉकडाउन को ईद के एंड तक जारी रख सकते थे, इसलिए हमें पता था कि ईद में लोग अपने गांव भी जाते हैं, वो ईद नमाज भी पढ़ते हैं, एक दूसरे से गले में मिलते हैं, अब ना सिर्फ पूरा खानदान से मगर पूरा गांव से मिलते हैं। तो अगर हम रिस्ट्रिक्ट करते तो हम एटलीस्ट अपना मेजर सिटीज में जहां सबसे ज्यादा केसेस थे, कराची, क्वेटा, पेशावर, लाहौर, वहां तक कंटेन होता। लेकिन ये पाबंदियां उठने के बाद हमारा वायरस मेजर सिटी से गांव तक फैलने। आपने ये जो लिमिटेड कंट्रोल है, उतना भी आजादी हमें नहीं दिया। हम वो वाहिद ममालिक होंगे जनाब स्पीकर, वो वाहिद ममालिक होंगे जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू शॉप को गारंटी किया है, मगर आज तक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। यार क्या हो गया? में काम करते हैं और हमने ये देखा है कि जो गुज़श्ता दिनों में, सालों में हमने ये देखा है कि उन बच्चों के साथ जो सलूक रखा जाता है, जिस तरह तशद्दुद उन पे किया जाता है, जिस तरह और उनके मसाइल होते हैं, तो उसके लिए उसके बारे में भी कानून साजी की गई। तो बुनियादी तौर पे ये थे उसके आज की काबीना के जो अहम नुकात, और इसमें ये भी तय किया गया कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे वो जो कि इकॉनमी से मुंसलिक हैं, जिसमें कॉमर्स, जिसमें ट्रेड, जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनको हम डेली बेसिस पे इनकी मीटिंग्स होंगी और वो इकॉनमी को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, इस पे वो हिकमत अमली इख्तियार करते रहेंगे। और इस तरह ये बुनियादी तौर पे जो आज का इजलास था वो इसी पे ही ख़त्म हुआ। शुक्रिया।
وزیر اطلاع شبلی فراز میڈیا کو بریف کر رہے تھے. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا کچھ ہوا؟ وزیر اطلاع شبلی فراز کی جانب سے میڈیا کو بریف کیا گیا. کہا گیا ان کی جانب سے کہ کورونا سے ہماری معیشت کو بڑا دھچکا لگا ہے. ایک بار پھر سے آپ کو براہ راست لے چلیں گے قومی اسمبلی, جہاں پر بلاول بھٹو زرداری ہمارے خیال کر رہے ہیں. فوت نہیں ہوا ہے اس لیے کہ انہوں نے جلدی ایکشن لیا, یونٹی کے ساتھ کام کیا, ایک قوم بن کے لڑے. انہوں نے ایک لو کاسٹ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن سے شروع کیا, متاثرین کو ریلیف پہنچائے, ہر کیس کو جناب اسپیکر ہر کیس کو ٹیسٹ, ٹریس اور آئسولیٹ کیا, اور آج وہ اپنے عوام کا زندگی کو بچا رکھے ہیں, اپنا معیشت کو بچا دیا ہے. مگر گھبرانا نہیں ہے, ہم نے 92 کا ورلڈ کپ تو جیت لیا تھا. جناب اسپیکر, ان کے ایگزامپلز جو حکومت کے ایگزامپلز تھے, جو حکومت کے وزیر, حکومت کے گورنر سائٹ کرتے تھے, ان کا کیا ہوا؟ ہمارا جو کورونا کا وزیر ہے, جو ماشاءاللہ کورونا کا ویسے ہی مقابلہ کر رہا ہے جیسے اس نے ہمارا معیشت کو سنبھالا تھا, وہ سویڈن کا ایگزامپل سائٹ کر رہا تھا. سویڈن آج ان کا اپنا قیادت کیا کہتا ہے؟ ان کا اپنا قیادت کہتا ہے کہ ہم غلط تھے. وہ مانتے ہیں کہ ان کا طریقہ غلط تھا, اور شاید وہ یہ رسک لے سکتے تھے. اس لیے سویڈن وہ واحد ممالک تھا جس کا ہیلتھ کیئر سسٹم کو اوور ویلم ہونے کا خطرہ بھی نہیں تھا, مگر وہ آج پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم غلط تھے. اس لیے جناب اسپیکر, سویڈن has got the worst of both worlds. وہاں تو سب سے زیادہ اموات ہوا, پورا یورپ میں پر کیپٹا سب سے زیادہ کورونا کا اموات سویڈن میں ہوا ہے. سب سے زیادہ معاشی نقصان, اگر آپ سویڈن کی معیشت کو اس وقت ان کی نیبر سے کمپیئر کریں, اپنی نارڈک نیبرز جنہوں نے لاک ڈاؤن اپنایا, تو ان کا معاشی صورتحال ان سے بھی زیادہ برا ہے. اور جو ان کے نیبرز ہیں, ان کے شہری تو ایک دوسرے کے ملک میں جا سکتے ہیں, مگر سویڈن آئسولیٹڈ ہے. سویڈن کے عوام ان دوسرے ممالک میں نہیں جا سکتے ہیں. The worst of both worlds, Mr. Speaker. The worst of both worlds. And unfortunately, this is what Imran Khan has condemned us to. اب بھی WHO کی طرف سے, مختلف اداروں کی طرف سے تجویز دیے جا رہے ہیں جس سے ہم اپنے عوام کا زندگی, صحت اور معیشت کو سنبھال سکتے ہیں. اب بھی اگر ہم WHO کے ریکمینڈیشنز کو اپنائیں جو ہر صوبہ کو, ہر حکومت کو لکھے گئے ہیں, جس میں وہ بہت سے آپشنز دیتے ہیں, ہم تھوڑا سا کمی لے کر آ سکتے ہیں. اگر ہم بالکل کوئی کوشش نہیں کریں گے, ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ عوام خود بخود ماسک بھی پہنیں گے, خود بخود سیکھ جائیں گے کہ کیسے کورونا کا مقابلہ کرنا ہے, تو پھر جو نقصان ہمارا معیشت کو ہوگا اور جو ہمارا عوام کی انسانی زندگی اور صحت میں ہوگا, وہ بہت خطرناک پکچر ہے. جناب اسپیکر, اگر حکومت غریب کے لیے فکر مند تھے, مزدور کے لیے فکر مند تھے, ڈیلی ویج ارنرز کے لیے فکر مند تھے, تو میرے دو سوال. ایک, لاک ڈاؤن کے دوران ہمارا وزیر اعظم نے کتنے بزنس مین, کتنے انڈسٹریلسٹ سے ملاقات کی, کتنے امیروں سے ڈونیشنز لی, اور اسی لاک ڈاؤن کے دوران ہمارا وزیر اعظم نے کتنے لیبر یونین سے ملے, مزدوروں سے ملے, محنت کشوں سے ملے, کتنے نرسز سے, ڈاکٹرز سے, پیرامیڈکس سے, ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سے, پروونشل میڈیکل ایسوسیشن سے, فرنٹ لائن سولجرز سے, کتنے سے ملے؟ اس سوال کے جواب میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا وزیر اعظم کس کے لیے فکر مند تھا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ کون سا ریلیف دیا گیا؟
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो किस्तों थे जिनको मिलना था, जो 4 महीनों में मिलना था, आपने एक वक्त में दे दिया। मगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे तो कोरोना का पहले का था, और ना ही ये प्रोग्राम डेली वेज अर्नर्स या मजदूरों के लिए था। तो अगर डाटा भी नहीं था, ये लोग शामिल नहीं थे, तो फिर आपने उन तक रिलीफ कैसे पहुंचाया? आपने गरीब का नाम इस्तेमाल किया, अमीर को फायदा पहुंचाया और मजदूरों को रिलीफ भी नहीं दिया, और ये ही आप अपना बजट में कर रहे हो। जनाब स्पीकर, ना ही अब तक आपने कोई खास रिलीफ पहुंचाया और ना ही आपने इस बजट में कोई खास रिलीफ रखा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो बजट अमाउंट है वो पिछले रिलीजेस से कम है। इसको आपने एटलीस्ट 40% से इजाफा करना चाहिए था। हम 200% से इजाफा करते। आपको ना सिर्फ हमारा जो सबसे गरीब तबका है उनका ख्याल रखना है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू, लेकिन आपको नया व्हीकल्स की जरूरत है। इसलिए आपको हमारा वर्किंग क्लास तबका को भी कैश ट्रांसफर देना पड़ेगा। आपको हमारा लोअर मिडिल क्लास को भी कैश ट्रांसफर देना पड़ेगा। आपको 15 to 20 मिलियन हाउस होल्ड्स के लिए कैश ट्रांसफर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हो रिलीफ पहुंचाने के लिए, सोशल प्रोटेक्शन पहुंचाने के लिए और इस दौर का मुकाबला करने के लिए, ये बजट ना कोरोना के लिए काफी है, ना लोकस के लिए काफी है, और ना रिलीफ काफी है अवाम के लिए। ये वही रवायती PTIMF की बजट है, और IMF की जो पैरामीटर्स है। बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया कि फेडरेशन का नुकसान हो रहा है, किसे जिम्मेदार ठहराएं। हम पहले दिन से कोरोना से आगाह कर रहे हैं, हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है। साथ ही साथ ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि घबराना नहीं है, हमने 92 का वर्ल्ड कप तो जीत लिया है। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।